हाँ, प्रश्नावली 2.2 थी एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ में हमने ये देख लिया कि अभाज्य गुणन करेंगे पहले, और अभाज्य गुणन करने के बाद में लस वर्ग से निकालेंगे। ये विधि होगी अभाज्य गुणन। अब इसके कुछ सवाल और पूछ गए थे, वो देखो। तो अभाज्य गुणन से अपने को क्या निकालना है? एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो क्या कर लेंगे, इनका अभाज्य गुणन निकालेंगे। तो संख्या दे रखी है 6, 72 और 120। इनका अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखो 6 का 72 का और 120 का क्या निकालना है अपने को? पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले निकालेंगे 6 का। तो 6 में 2 का भाग दो, 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गए, 6 हो गए 2 × 3। अब बारी है 72। तो 72 में कितने का भाग जाएगा? 2 का जाता है, तो 2 का भाग दो कितनी बार है? 36। 36 आ गए। अब 36 में 2 का जाता है भाग, तो 36 में 2 का भाग दिया कितने? 18। अब 18 में 2 का भाग जाता है, 18 में 2 का भाग कितनी बार? 9। 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। तो इसके भी टुकड़े आ गए। तो 6 के आगे 2 × 3। 72 के लिखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3। आगे 120। 120 के टुकड़े लो, तो 120 में 2 का भाग दो कितनी बार? 60 बार। अब 60 में 2 का भाग जाता है, 60 में 2 का भाग है 30 बार। अब 30 में 2 का भाग कितनी बार है? 15 बार। अब आगे 15 में देखो 2 का भाग तो जाता नहीं है, मैंने ये बताया कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 2 का यदि भाग इसमें देंगे तो शेष पर 1 बचेगा, लेकिन अपने शेष पर कितना बचना चाहिए? 0। तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखे देखो, तो 3 का भाग 5 बार। अब 5 को डबल संख्या है, तो 5 में केवल 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। इनको भी गुणनफल के रूप में लिखो, तो 120 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इनको जो गुणनफल है इनको घातों के रूप में लिख दो। तो घातों के रूप में लिखो, तो ऊपर तो एक ही बार है, इनको लिखो 2 कितनी बार है? 1 2 3। तो 2 की घात आ गई 3 इंटू 3 की घात 2। ऐसे 120 वाले को लिखो 2 की घात 3 इंटू 3 एक बार है, और 5 भी एक बार है। अब गुणनफल के रूप में तो लिख दिया। अब अपने निकालना है इसका एचसीएफ और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो पहले महत्तम समापवर्ती निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो मैथ्स में मैंने ये बताया था कि पहले तो क्या देखना है? उभयनिष्ठ देखना है, और उभयनिष्ठ की छोटी घात देखनी है। तो उभयनिष्ठ देखो कौन सा है इसमें? 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। तो उभयनिष्ठ आ रहा है 1 2 2। और उभयनिष्ठ की कौन सी घात देखनी अपने को? छोटी वाली घात देखनी है। तो उभयनिष्ठ की छोटी वाली घात कौन सी है? इसमें 1, इसमें 3, इसमें 3। तो छोटी घात है 1 इंटू, अब 3 देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक उभयनिष्ठ आ गया क्या? 3। अब उभयनिष्ठ की छोटी घात, तो 3 की छोटी घात कितनी है? इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। तो छोटी घात है 1 इंटू 5 इसमें इनमें नहीं होता है, 5 क्या नहीं है? उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऐसे कितना है? 2 एक बार, 3 एक बार, कितने आ गए? 2 × 3 6। एलसीएम आ गया कितना? 6। अब निकालना पड़ेगा क्या? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती में अपने को उभयनिष्ठ देखने की जरूरत नहीं है। लघुत्तम समापवर्ती में हम देखें कितने प्रकार की संख्या है। तो एक तो देखो इन तीनों में एक तो आ रहा है 2,
एक संख्या को एक बार लिखना, दोबारा नहीं लिखना। और क्या है, 3 आ रहा है, और क्या है 5। ये 3 प्रकार की संख्या आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है और 5। लेकिन इसमें तो क्या देखते थे, उभयनिष्ठ देखते, उभयनिष्ठ की छोटी घात देखते थे, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, जितने प्रकार की संख्या वो सारी उतारो, एक संख्या एक बार आनी चाहिए और इनकी अधिकतम घात लिखनी है, यानी बड़ी वाली घात लिखनी है। तो बड़ी वाली घात देखो, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 3, यानी 2 की घात तो कितनी है 3। 3 वाले की बड़ी घात देखो, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 1, बड़ी घात कितनी है 2, और 5 वाले पर 1 ही लेकिन बड़ी घात। अब इनको थोड़ा सरल कर लो, तो 2 की घात 3 है, 2 को 3 बार लिखना है, 1, 2 और 3। आप 3 की घात हो तो 3 को 2 बार लिखो, 1 और 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, कितने आएंगे 360। तो एलसीएम तो कितना आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया, एल से कितना आ गया 360। अब बारी है दूसरी की। इसमें पहले क्या करना है, 40 दे रखा है, 36 दे रखा और 126, 3 संख्या दे रखी है। तो तीनों का क्या निकालना है, पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले निकालो 40 का, कितने का भाग जाएगा 2 का 20 बार। अब 2 का 10 बार, अब जाएगा 2 का 5 और 5 का 1 बार। अब बारी है किसकी 36 की। 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार। 9 में 2 का भाग तो हो जाएगा नहीं, किसका भाग देंगे 3 का, 3 बार और 3 में 1, ये भी हो गया भाज्य गुणनखंड। अब 126 का 2 का भाग 63 बार। अब 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, कितने का देंगे 3 का, 3 का भाग 21 बार। 21 में 3 का भाग 7 बार, और 7 खुद अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिया हमने, अब इनके गुणनफल के रूप में लिखो। तो अब की बार मैं सीधे इनको घातों के रूप में लिखूंगा। तो जैसे 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू 5। अब 36, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, 126, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। लिख दिया घातों के रूप में। 2 एक बार है तो 2 की घात 1, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 7 एक बार है। अब निकालेंगे पहले तो एच यानी मैं से ज्ञात करेंगे महत्तम समापत्ति। तो महत्तम समापत्ति ज्ञात करेंगे। तो देखो महत्तम समापत्ति में मैंने ये बताया कि अपने को क्या देखना है, एक तो उभयनिष्ठ देखना है। तो उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। तो उभयनिष्ठ की कौन सी घात देखेंगे, छोटी घात देखेंगे। तो उभयनिष्ठ की छोटी घात देखो, इसमें 3 घात है, इसमें 2 घात, इसमें 1 घात है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 1। अब देखो और क्या कॉमन है, अब 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, लेकिन 3 इसमें नहीं आ रहा, लेकिन 3 उभयनिष्ठ नहीं है। 7 इसमें लेकिन इनमें नहीं है, तो केवल उभयनिष्ठ क्या आएगा 2 की घात 1 आएगी, और 2 को 1 बार लिखो कितना आएगा 2। तो महत्तम समापत्ति तो आ गया अपने पास कितना 2। अब लघुत्तम समापत्ति यानी एलसीएम ज्ञात करना है। देखो एलसीएम में मैंने ये बताया कि जितनी प्रकार की संख्या उनको लिख दो, और एक संख्या केवल एक बार यहाँ से। तो एक तो आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5, एक आ रहा है 7, यानी 4 प्रकार की संख्या आती है। अब इनके ऊपर कौन सी घात देखनी है, अपने को बड़ी वाली घात देखनी है। तो 2 के ऊपर देखो सबसे बड़ी घात
इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3, तो सबसे बड़ी घात होगी 3। 3 वाले पर देखो, इस पर 2, इस पर 2, यानी बड़ी घात है 2। 5 वाले पर 1 और 7 वाले पर 1, ये आता है। अब देखो हल करो इनको। 2 की घात 3, यानी 2 को गुणा में कितनी बार लिखना है, 3 बार, कितना आएगा 8। 3 की घात 2 कितना आएगा 9 इंटू 5 इंटू 7, तो हल करो। 9 अंटे 72 और ये हो गया 7 पंजो 35, 2520। तो महत्तम समापवर्ती तो आ गया 2 और लघुत्तम समापवर्ती आ गया कितना 2520। अब ऐसे ही 8, 9 और 25 का निकालना है, तो देखो 8 का, 9 का और 25 का निकालना अपने को। तो 8 का 2 का भाग दो 4 बार, 2 का भाग दो 2 बार, 2 का भाग दो 1 बार। अब निकालना कितने का 9 का, तो 9 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, कितने का देंगे 3 का, 3 बार 3 का 1, सही यहाँ तक। अब बारी है कितने की 25 की। 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। ये तो हो गए इनके अभाज्य गुणनफल। गुणनफल के रूप में लिखो, तो 8 सीधे घातों के रूप में लिख दो, 2 की घात 3, 9 का 3 की घात 2 और 25 का 5 की घात 2। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्ती, एस शेप निकालना है। एस शेप में मैंने ये बताया कि कौन सी घात आनी चाहिए अपने पास, छोटी घात आनी चाहिए, उभयनिष्ठ आनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ तो इसमें क्या है 1 और 1 की छोटी घात 1 ही है, तो एस शेप तो कितना आएगा 1। आगे देखो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती में मैंने ये बताया जितने प्रकार की उतने प्रकार की संख्या लिख लो। 2 है, 3 है और 5, और इनके ऊपर बड़ी घात देखनी है, तो ये तो सभी एक ही बार है, तो 2 के ऊपर कितनी घात है 3, 3 के ऊपर 2 और 5 के ऊपर 2। आ गया, ये आ गया एलसीएम। इनको हल कर लो, तो 2 की घात 3 है, 2 को गुणा कितने बार लिखना है 3 बार, कितने आएंगे 8। 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 यानी 25। 8 को गुणा करेंगे कितने से 9 से, 9 अंटे 72 और 72 को गुणा करेंगे कितने से 25 से, 72 को गुणा करेंगे कितने से 25 से। कितने आएंगे 18। ये आ गया एलसीएम कितना 18। अब ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 में क्या है, अब 3 क्वेश्चन तो पूरे हो गए 2.2 के। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है कि एक खेल का वर्ताकार मैदान है, यानी खेल का एक वर्ताकार मैदान है। इस वर्ताकार मैदान में एक तो है रमन और एक है अनुप्रिया। रमन को तो क्या है, इस पर पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है कितना 18 मिनट। रमन को वर्ताकार पथ का चक्कर लगाने में समय लगता है कितना 18 मिनट। रमन है, ये इस वर्ताकार पथ पर क्या है, एक वर्ताकार रास्ता है, इसके ऊपर यदि चक्कर लगा रहे हैं तो इसको कितना समय लगता है 18 मिनट का समय लगता है। और इसी पथ पर एक अनुप्रिया है, वो भी क्या लगा रही है चक्कर। इसी पथ पर अनुप्रिया भी क्या लगा रही है चक्कर लगा रही है, और इसको कितना समय लगता है
12 मिनट का समय लगता है। 12 मिनट का समय लगता है। रमन को तो लगता है 18 मिनट और अनुप्रिया को लगता है 12 मिनट। अब ये बोल रहे हैं दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ होते हैं और पुनः उसी स्थान पर वापस आते हैं। तो ये बोल रहे हैं जाने में एक को 18 मिनट लगा और एक को 12 मिनट और दोनों एक ही समय पर चलते हैं, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर दोनों को कितना समय लगेगा, दोनों कितने समय बाद में पहुंचेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना है, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना है तो जो समय लगेगा वो कैसे आएगा, जो दोनों मिनट 18 और 12 इसका क्या निकालना पड़ेगा, अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा एलसीएम में, 18 और 12। तो देखो, तो पहले तो क्या कर लो, दोनों का भाज्यगुणन निकालो, 18 का और 12 का कितना आता है। तो देखो 18 का निकालो, 2 का भाग 2 बार, 3 का भाग 3 बार, ऐसे ही 12 का, 12 में 2 का भाग कितनी बार, 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। लिखो टुकड़े, 18 के तो आगे 2 इंटू 3 की घात 2 और 12 के आगे 2 की घात 2 इंटू 3। अब मैंने ये बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जितने प्रकार होंगे उतने प्रकार से लिख दो। तो दो ही प्रकार की, एक तो है 2 और एक है 3 और इनकी बड़ी वाली घात लिख दिया। 2 के ऊपर तो बड़ी घात है 2 और 3 के ऊपर बड़ी घात है 2। हल करो, 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2, 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 या 36। तो दोनों वापस कितने समय में पहुंचेंगे, 36 मिनट में पहुंचेंगे। अब 4 क्वेश्चन हो गए। अब 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन में है कि एक कोई संगोष्ठी है, उसमें हिंदी अंग्रेजी गणित के 60 84 और 108 प्रतिभागी भाग लेते हैं। यानी हिंदी के तो 60, अंग्रेजी के 84 है और गणित के 108 प्रतिभागी है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं, प्रत्येक कमरे में एक विषय के बराबर प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, हिंदी अंग्रेजी और गणित के कितने जाती है, 60 84 और 108। तो ये कितने कमरों में आएंगे, तो इसके लिए इनका निकालना पड़ेगा अपने को मस यानी एलसीएम। तो पहले तो क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग भाज्यगुणन निकालेंगे। तो देखो 60 का देखो कितने का जाएगा, 2 का 30 बार, 2 का 15 बार, 3 का 5 बार, 5 का 1 निकाल लिया। 84 का 2 का बार 42 बार, 2 का दो 21 का, 3 का 7 बार, 7 में 1। अब आ रही है 108 की, तो 108 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 54 बार, 54 में 2 का भाग 27 बार, 27 में देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, कितने का देंगे, 3 का देंगे, कितनी बार, 9 बार, 9 में भाग जाएगा 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार निकाल लिया। अब देखिए कमरों की न्यूनतम संख्या बतानी है, न्यूनतम कितने आएंगे। तो देखो 60 के गुणनफल करो, 2 की घात
2 इंटू 3 इंटू 5, 84 का करो 2 इंटू 2 की घात तो है 2, 3 इंटू 7। अब करो 108 का 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। सही है तक? क्या निकालना है? इनका एच शेप निकालना है। एच शेप में मैंने ये बताया कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन क्या क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहे हैं और एक आ रहा है 3, और जो कॉमन है उसकी कौन सी घात देंगे? छोटी वाली। तो 2 के ऊपर तो छोटी घात कितनी है? 2, और 3 के ऊपर छोटी घात कितनी है? 1। हल करो, 2 की घात है 2 गुणा तो कितना होगा? 4, और 4 इंटू 3 कितने हो गए? 12। तो एक कमरे में कितने विद्यार्थी आएंगे? 12। एक कमरे में कितने विद्यार्थी आएंगे? 12 आएंगे। प्रत्येक कमरे में कितने विद्यार्थी आएंगे? 12 आएंगे। अब इसने साथ में ये भी पूछा है कि आवश्यक कमरों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने कमरे की अपने को आवश्यकता होगी। तो यदि एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठते हैं तो कमरों की संख्या कितनी होगी? तो कमरों की संख्या निकालने में क्या करेंगे? कुल प्रतिभागी कुल प्रतिभागियों की संख्या बटा एचसीएफ। तो कुल प्रतिभागी कौन कौन से है? 60 तो एक विषय के, 84 एक विषय के, और 108 एक विषय के। तीनों को जोड़कर कुल प्रतिभागी आ जाएंगे बटा एचसीएफ कितना आया? 12। सही है। और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 552 बट्टे 12, और 552 में 12 का भाग देंगे कितना आएंगे? 21 आएंगे। तो आवश्यक कमरों की संख्या कितनी होगी? कमरों की संख्या होगी कितनी? 21। इसमें दो सवाल पूछ लिए अपने को। एक तो ये पूछ लिया कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी आएंगे, तो प्रत्येक कमरे में आएंगे 12 विद्यार्थी, और कुल कमरों की कितनी आवश्यकता होगी? तो कमरों की आवश्यकता के लिए हम क्या कह रहे हैं? जितने प्रतिभागी हैं उनको जोड़ करें और एच शेप का भाग करेंगे, यानी एक कमरे में जितने विद्यार्थी उनका भाग दे देंगे। तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी? 21 कमरों की आवश्यकता होगी।